नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी SSSC PET की क्लास लगातार हो रही है। मैंने खुद 3 क्लास ली है और 3 वीडियो अभी हमारे चैनल पे अपलोड हैं जो संधि से जुड़े हुए हैं। यूपी SSSC PET में हमारा हिंदी का पहला टॉपिक है संधि, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये 5 तरह की संधियों के बारे में मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको बताया हुआ है। आगे हम आज व्यंजन संधि से शुरुआत करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वर संधि को मैंने उदाहरण सहित बहुत ही अच्छे तरह से समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आइए आज शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि को बताने के पहले मैं एक बार स्वर संधि को आपको रिवाइज करा देना चाहूँगा कि स्वर संधियाँ क्या होती हैं। स्वर संधि क्या थी हमारी? स्वर संधि 2 स्वरों के मिलने से जो संधि बनती थी उसे स्वर संधि कहते थे। स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? हमने बताए थे 2 तरह के स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर और दूसरा ह्रस्व स्वर। 2 तरह के स्वर होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर होता है और ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ ह्रस्व स्वर में छोटे स्वर आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर में बड़े स्वर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो इन स्वरों के मिलने से जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो ये कैसे जो है स्वर संधि कैसे बनती है, आइए देखते हैं। जब पहले पद में, फर्स्ट पद में और इधर सेकंड पद, फर्स्ट पद में भी स्वर आ जाए, जैसे यहाँ पर आ आया है और यहाँ पर ई। जब कोई 2 स्वर आ जाएं, आ और ई आ जाता है, आ और ई क्या मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। कोई तीसरा स्वर बनाते हैं। आ और ई 2 स्वर मिलके कोई तीसरा स्वर बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्वर संधि कहते हैं। कौन सी स्वर संधि? कौन संधि कहते हैं? स्वर संधि। और स्वर में भी ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि होती है व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि व्यंजन, जब कोई व्यंजन आ जाए, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? स्वर तो हमारे ये हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो है का से ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा, चा, छा, जितने भी हमारे का से लेके ज्ञा तक के जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि दोनों पद में जो 2 पद होंगे, इन दोनों पद में अगर स्वर आ रहे हैं और वो दोनों मिल के कोई तीसरा स्वर बनाते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में इन दोनों में से किसी एक स्थान पर, चाहे वो पहला पद हो या दूसरा पद हो, इन दोनों में से किसी एक स्थान पे व्यंजन का होना जरूरी है। व्यंजन का होना जरूरी है। किसका? व्यंजन का होना जरूरी है, तभी वो हमारा व्यंजन संधि होगा। जैसे आइए इसके नियम क्या हैं ये देखते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। नियम 1 कहता है कि वर्ग के पहले वर्ग का तीसरा वर्ग में परिवर्तन होता है। वर्ग क्या होते हैं? वर्ग देख लेते हैं। ये वर्ग हमारे व्यंजन में होते हैं। व्यंजन में कौन से? जैसे का वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा और ग। ये 5 जो है अक्षर जो का वर्ग में आते हैं, ये 5 अक्षर का वर्ग में आते हैं। इसी तरह इसके बाद चा, छा, जा, झा, वो चा वर्ग होता है। आगे जो है टा, ठा, डा, वो टा वर्ग होता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? का वर्ग की बात कर रहे हैं। का वर्ग में क्या कह रहा है? पहले वर्ग, पहला वर्ण कौन सा है? का है। इसका जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। का गा में परिवर्तन हो जाता है। का परिवर्तन किस में होता है? गा में होता है। कब होता है? का परिवर्तन गा में होता है, लेकिन कब होता है? जब का के मेल में स्वर आ जाए। क्या आ जाए? स्वर आ जाए। जैसे का को हम किसी स्वर से, का को आ से मिला दें तो ये का क्या बन जाएगा? गा बन जाएगा। का को जब हम किसी स्वर ये क्या है? ये हमारे स्वर लिखे हुए हैं, स्वर से मिला देते हैं तो ये का क्या बन जाता है? गा बन जाता है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा
कि यहाँ पर लिखा है दिक। क्या लिखा हुआ है? दिक। दिक में क्या है? यहाँ पर देखिए पहले पद के अंत में क्या आया हुआ है? का आया हुआ है, का आया हुआ है। और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आया हुआ है? आ आया हुआ है। तो का और आ मिलके क्या बनाते हैं? गा। का और आ मिलके क्या बनाएंगे? गा। ये देखिए इसमें गा आया हुआ, ये जो हमारा का है ये का किस में बदल गया है? गा में बदल गया है। क्लियर है? इसी तरह देखिए चा जो है जा में बदल जाता है, चा जो है जा में बदल जाता है, टा जो है डा में बदल जाता है, ता दा में बदल जाता है और पा बा में बदल जाता है। जब भी इनके बाद कोई स्वर आ जाए, जब भी का के बाद में कोई स्वर आ जाए, चा के बाद में कोई स्वर आ जाए, टा के बाद में कोई स्वर आ जाए, ता के बाद में स्वर आ जाए या पा के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो वो हमारा गा, जा, डा, दा और बा में बदल जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप जैसे ही का देखेंगे, का के बाद देखिए कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या गा में परिवर्तित हो जाता है। का के बाद ई आया है, ई देखिए गा में बदल गया है। का के बाद छोटी ई आया है, का यहाँ पर गा में बदल गया है। क्लियर है? इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। ये हमारा संधि का पहला नियम। कौन सा नियम है? संधि का ये पहला नियम। दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है हमारा, यहाँ पर हम केवल व्यंजन संधि के इम्पॉर्टेंट नियम जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, केवल हम उन्हीं को पढ़ेंगे। हम ज़्यादा इधर उधर का लोड नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट लेने से कोई मतलब है नहीं। पेट के एग्जाम में जो लेवल रहता है उसी लेवल के प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे और उसी तरह से पढ़ाई आपकी कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं छा से संबंधित नियम क्या होता है। छा से संबंधित नियम क्या है? ह्रस्व दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या थे? ये, और दीर्घ स्वर ये थे। इन दोनों का मेल जब छा से होता है, मतलब पहले पद में हमारा फर्स्ट पद में कोई स्वर आ जाए, फर्स्ट पद में कोई स्वर आ जाए और सेकंड पद के प्रारंभ में छा आ जाए, तो ये दोनों मिलके छा से पहले चा जोड़ देते हैं। ये दोनों मिलके छा से पहले चा बना देते हैं। कैसे? आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है संधि। क्या लिखा है? संधि। संधि में प्रारंभ में देखिए कोई स्वर आया हुआ है, हाँ ई आया हुआ है। कौन सा स्वर आया? छोटी ई आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्लस लगाते हैं। यहाँ पर क्या है? छा आया हुआ है। अब मैंने आपको भी नियम बताया है कि फर्स्ट पद में ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। कौन सा स्वर आया हुआ है? ये देखिए ये आया हुआ है। उसके बाद सेकंड पद में क्या आए? छा आए। सेकंड पद के प्रारंभ में क्या आया हुआ है? छा आया हुआ है। तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। छा से पहले चा जोड़ दिया गया है। क्या हो गया है इसका संधि करने पर? संधिच्छेद। क्या बोलेंगे इसको? संधिच्छेद। इसी तरह अनु और छेद। अनु में क्या आया हुआ है? अनु में देखते हैं, अनु में छोटा ऊ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? छोटा ऊ आया हुआ है। प्लस यहाँ पर क्या है? दूसरे पद में छा है, तो अनु और छा मिलके क्या बनाएंगे? अनुच्छेद। ये चा जो है हमारा छा के पहले इसमें आ गया है। ऐसे ही परि और छेद मिलके परिच्छेद बना देते हैं। यहाँ पर छोटी ई है और प्लस छा, ये दोनों मिलके चा बना देंगे और ये हमारा छा के पहले चा आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बच्चे बहुत डरते हैं इस टॉपिक से कि व्यंजन संधि तो ऐसी चीज़ है जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और वो हमें नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है, बहुत ही आसान है व्यंजन संधि को पढ़ना। बस आप जो है इसके जो नियम हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है इसमें। व्यंजन संधि में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, लगता है कि ता, छा, चा ये कैसे बन रहे हैं। आप बहुत ही ध्यान से नियमों को पढ़ेंगे, आपको निश्चित रूप से बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। हमारा नियम नंबर 4 है ता से संबंधित नियम। किससे है? ता से संबंधित नियम। इससे पहले हमने छा से पढ़ा था, ये हमारा ता से संबंधित नियम है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। अगर संधि से क्वेश्चन आता है तो वो इसी से आता है। व्यंजन संधि से अगर क्वेश्चन आया है तो वो ता से संबंधित क्वेश्चन आता है, ता के नियम से ही क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं ता से संबंधित क्या नियम है। ता से संबंधित कई नियम है, आप बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। व्यंजन के बाद अगर ता के बाद, ता व्यंजन के बाद चा या छा आ जाए, चा या छा आ जाए तो क्या इनका चा बन जाता है। चाहे चा आए या छा आए, क्या बन जाता है? ता। अगर फर्स्ट पद में ता आ जाए, सेकंड पद में
सेकंड पद में चा या छा आए तो चा लिखेंगे, जा या झा आए, झा भी आ जाएगा तब भी हम क्या लिखेंगे, जा लिखेंगे। टा और ठा आ जाए तो टा लिखेंगे, डा और ढा आ जाए तो डा लिखेंगे, ला आ जाए तो उसका ला ही लिखेंगे। मतलब क्या कह रहे हो सर, आप समझ में नहीं आ रहा है? फिर से देखते हैं। पहले पद में ता आना चाहिए, पहले पद के अंत में ता आना चाहिए। ता को जब छा से मिलाएंगे तो यहाँ ता भी गायब हो जाएगा, यहाँ चा चा जो है केवल चा बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है उत, क्या लिखा हुआ है, उत फर्स्ट पद में, और ये सेकंड पद है। कौन सा पद है, सेकंड पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ता, यहाँ पर ता है। ता किससे मिले, चा से मिले। ता अगर चा से मिलता है तो क्या बन जाता है, चा। ता अगर चा से मिलता है तो चा बन जाता है। ये देखिए, ये ता गायब हो गया है, ये ता यहाँ से गायब होकर क्या बन गया है, आधा चा बन गया है। और ये चारण तो पूरा पहले से था, ये चारण हमने पहला पूरे लिख लिया है। लेकिन हमारा ये ता किस में बदल गया है, चा में बदल गया है। अगला नियम क्या था कि ता अगर जा या झा से मिले तो जा बन जाता है। ये ता किस में बदल जाएगा, ये जा में बदल जाएगा। अब देखते हैं, ता अगर जा से मिल रहा है, ता अगर जा से मिल रहा है तो किस में बनेगा, जा में। ता अगर जा से मिल रहा है तो देखिए जा में बदल गया। बहुत ही आसान है समझना, कोई इसमें मुश्किल नहीं, आराम से समझेंगे एकदम प्यार से, कोई ज़्यादा जो है कहीं जाना नहीं है, आराम से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। ता अगर टा से मिलेगा तो ता किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, टा में। ये देखिए ता है, ता हमारा डा से मिला है, ता डा से, ये ता अगर डा से मिलेगा तो किस में बदल जाएगा, डा में। ता अगर डा से मिल रहा है तो देखिए डा में बदल गया। और ये डयन पहले से था, डयन यहाँ पर आ गया तो उड्डयन हो गया है। उत प्लस डयन बराबर उड्डयन। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इन्हें आप अपनी कॉपी में किसी एक जगह पर अच्छे से नोट कर लीजिए। संधि के बहुत से प्रश्न केवल आपको उदाहरण से ही मिल जाएंगे। चलिए आगे आते हैं, अगला नियम देखते हैं। ता के बाद अगर सा आ जाए, फर्स्ट पद में तो ता था, फर्स्ट पद में ता था, फर्स्ट पद में ता था। सेकंड पद में अगर सा आ जाए, क्या आ जाए, सेकंड पद में सा आ जाए तो ये सा दो तरह से बदलेगा। कैसे बदलेगा, पहला तो हमारा ये ता चा में बदल जाएगा, ता चा में बदल जाएगा, और सा जो है छा में बदल जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप, ये हमारा फर्स्ट पद था, ये हमारा सेकंड पद था, दो तरह के पद थे। पहले पद में ता आ रहा है, पहले पद के अंत में ता आना चाहिए। ठीक है, पहले पद के अंत में ता आना चाहिए। क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पद था, प्लस सेकंड पद करते हैं। पहले पद के अंत में ता आ गया, ठीक है। दूसरे पद के अंत में सा आ जाए, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ जाए, सा आ जाए। दूसरे पद के प्रारंभ में सा आ जाए तो ये ता किस में बदल जाएगा, ये ता चा में बदल जाता है। किसमें, चा में। और ये सा किस में बदल जाएगा, ये सा हमारा छा में बदल जाएगा। ये सा किस में बदल जाएगा, छा में। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उत प्लस श्वास, ता आया हुआ है, ता आया हुआ है पहले पद में। दूसरे पद में क्या आया हुआ है, शा आया हुआ है। क्या आया हुआ है, शा आया हुआ है। तो ता की जगह पे चा लिख दीजिए और सा की जगह पे छा लिख दीजिए। ऊ को हमने लिखा ऐसे ही, ता की जगह पे चा लिख दिया और सा की जगह पे छा लिख दिया, और वास को हम पूरा ऐसे ही लिख देंगे, वास को हम पूरा ऐसे ही लिख देंगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान नियम है। उसके बाद देखिए ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ता के बाद पहला पद जो है फर्स्ट पद में ता आए, और ता के बाद सेकंड पद में क्या आ जाए, हा आ जाए। क्या आ जाए, हा आ जाए। यहाँ पर देखते हैं, पहले पद में क्या आना चाहिए, ता आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरे पद में क्या आना चाहिए, हा आना चाहिए। दूसरे पद में हा आ गया, क्या आ गया, हा आ गया। ठीक है। अब देखिए ता का क्या हो जाएगा, ये ता का दा बन जाएगा। ता का क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा।
और हा का क्या बन जाएगा, हा का बन जाएगा धा, हा का क्या बन जाएगा धा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, उत, उत लिखा हुआ है, क्या लिखा है उत, पहले पद में ता आया है कि नहीं, पहले पद के अंत में ता, पहले पद के अंत में ता, दूसरे पद के प्रारंभ में हा, दूसरे पद के प्रारंभ में हा, तो ता दा में बन जाएगा। ता जो है ऊ को ऐसे ही लिखा, दा बन गया, और ये जो हमारा हा है ये देखिए आधा धा बन गया, उद्धार। उत प्लस हार, उत प्लस हार बराबर उद्धार। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, क्योंकि व्यंजन संधि जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है, इससे संबंधित नियम थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, लेकिन आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, और बहुत ही आसानी से जब एग्ज़ाम हो एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे, आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कंटेंट मैंने बहुत ही सिलेक्टेड लिया है, बहुत ही अच्छी किताबों से छांट के आपके लिए लाया हूँ, इसलिए आप इसको बहुत ही आराम से समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला कौन सा नियम है, अगला नियम देखते हैं, ना से संबंधित नियम है। किससे, ना से। ना से संबंधित क्या नियम है, यदि री, रा और शा के बाद, मतलब फर्स्ट पद में, फर्स्ट पद में यहां पर लिखते हैं, फर्स्ट पद में री, रा या फिर शा आ जाए, और सेकंड पद में, सेकंड पद में क्या आए, सेकंड पद में ना आए, सेकंड पद में ना आए, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर सेकंड पद में ना आ जाए तो ये ना का क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण हमारा क्या है, परी, परी, परी के प्रारंभ में क्या है, री, रा आया हुआ है, क्या आया हुआ है, रा आया हुआ है। रा का जब हम संधि करेंगे ना से, किससे करना है, ना से, तो ये ना किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। रा, ना किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, अणा में बदल जाएगा। तो परि प्लस नाम बराबर परिणाम, परि प्लस नाम बराबर परिणाम। इसी तरह देखते हैं प्रा, प्रा में भी देखते हैं ये क्या लगा हुआ है, रा, क्या लगा हुआ है, ये रा प्लस मान। तो अब देखिए यहाँ पर ना प्रारंभ में नहीं अंत में आया हुआ है, किस में आया हुआ है, प्रारंभ में नहीं अंत में आया हुआ है। बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि सर इसमें तो माँ में होना चाहिए, माँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम ना को ड़ा लास्ट में बनाएंगे, यहाँ पर जो हमारा ना है ये ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। इसको एग्जाम में बच्चे छोड़ के चले आते हैं कि इसमें जो है कर ही नहीं पाते कौन सी संधि होगी। इसमें ना में परिवर्तन होता है जो कि अंत में, दूसरे पद के अंत में लिखा हुआ है। चलिए देखिए इस तरह राम प्लस आयन, ये यहाँ पर ना आया हुआ है, इस ना को किस में बदल जाएगा, ये रा में बदल देंगे, रामायण हो जाता है। रामायण नहीं होता, रामायण होता है। इसी तरह इसमें देखिए सा, पहले पद में शा आया हुआ है, दूसरे पद में ना है, तो ये ना किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नियम आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें, साथ साथ बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले नियम पर आते हैं। हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो गई है, बहुत ही आसानी से उदाहरण के माध्यम से हमने देखा। अभी व्यंजन संधि समाप्त होने के बाद विसर्ग संधि को प्रारंभ करते हैं। व्यंजन संधि से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ परीक्षा में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको मैं व्यंजन संधि के ख़त्म होने के बाद एक बार आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि फिर से उनके जो एग्जाम्पल होंगे उन्हें मैं आपको फिर से बताऊंगा। तब तक हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग, आप जिन लोगों को विसर्ग नहीं पता होगा उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्णमाला में दो तरह के आपको स्वर मिलेंगे, एक होता है अंग, एक होता है आहा। ये दो तरह के स्वर होते हैं। अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, क्या कहते हैं, अनुस्वार। और ये आहा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग, क्या कहते हैं, विसर्ग। तो इसी विसर्ग से, इसी विसर्ग का जब स्वर या व्यंजन में, स्वर या व्यंजन में मिलन होता है तो विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये विसर्ग आया हुआ है, यहाँ पर क्या है, स्वर आया हुआ है। तब ये विसर्ग जो है हट जाएगा और जो संधि बनेगी
उससे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट पद में जब विसर्ग आ जाए, फर्स्ट पद में विसर्ग आए, विसर्ग क्या बताया था आपको, ये विसर्ग आए, और सेकंड पद में व्यंजन, ये स्वर आए, कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए, कोई भी स्वर या व्यंजन आए, तो कौन सी संधि होगी, ये हमारी विसर्ग संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अब विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं। विसर्ग कहीं पर ओ में बदलता है, कहीं पर विसर्ग जो है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, विसर्ग के आने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ भी विसर्ग के आने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए विसर्ग जब हटा है तो ओ की मात्रा आ गई है, तप में ओ की मात्रा आ गई है। तो ये कैसे आई, यहाँ भी देखिए मन में ओ की मात्रा आ गई है, मनो योग हो गया है। ओ की मात्रा कैसे आई, विसर्ग के हटने पे भी कई सारे नियम होते हैं। इन नियम को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से विसर्ग का परिवर्तन होता है, विसर्ग कौन सी संधियों में बदलता है, किस तरह की चीज़ों में विसर्ग संधि का प्रयोग करते हैं, कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार ये विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी, फिर आपको हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों से जुड़े हुए प्रश्न जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या इम्पॉर्टेंट जो भी प्रश्न हैं उनको हम लेकर आएंगे और उनका हल बहुत ही आसान तरीके से आप कर पा रहे होंगे। तब तक हमारी क्लास को एक बार आप दोबारा अच्छे से देखते रहिए और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहाँ हम विसर्ग संधि के बारे में और नियम से जानेंगे, नियम की बात करेंगे, कौन कौन से नियम है इसमें, और उदाहरण को हल करते हुए प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।